नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन वन पाठ्यपुस्तक से कक्षा अध्याय 6 को पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है गांव का प्रशासन। तो पिछले अंक में हमने पढ़ा था पंचायती राज, किस तरीके से पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है, क्या कार्य होते हैं, कैसे ग्राम सभा में निर्णय लिए जाते हैं और सामाजिक या जनहित के कार्य किए जाते हैं। इस अंक में हम गांव का प्रशासन को पढ़ने चल रहे हैं। तो पिछले अंक की तरह जहाँ पे ज़रूरी होगा तो एक्सप्लेन करेंगे और इसके लिए एक अलग सेपरेट अंक जो है तो आएगा एक्सप्लेनेशन का, तो आपको साथ में पढ़ना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। अध्याय 6 गांव का प्रशासन। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। एक चित्र दिया गया है, 2 लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो गांव में झगड़ा, एक तरीके से एक झगड़े का चित्र है। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। तो एक झगड़ा हुआ है यहाँ पे, उसकी एक तरीके से कहानी के रूप में बातें बताई जा रही है, जिससे आपको समझना है। ध्यान से सुनेंगे तो सारी बातें समझ में आती जाएंगी। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया। अब मोहन और रघु नाम के क्या हैं, 2 व्यक्ति हैं। अब रघु क्या करता है, जैसे गांव में होता है कि मेड़ काट के बरसात के सीज़न में या खेती बुवाई करते वक्त क्या करते हैं कि काट काट के थोड़ा अपने तरफ फैलाते जाते हैं। तो उसी तरीके की यहाँ पे कहानी दी गई है। तो उसको कैसे निपटाया जाता है, क्या झगड़ा होता है, आपको समझ में आएगा। तो मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया और दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने जो गांव के डाक घर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। ब्रैकेट में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। पुलिस थाने के बारे में बताया जा रहा है। उस कहानी को थोड़ा यहाँ पे रोक कर इसको पढ़ लेते हैं। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। तो ये थाने का काम होता है, इसके बारे में बात की जा रही है। और कुछ सवाल हैं, अगर आप इसको पढ़ना चाहें देख सकते हैं। पुलिस थाने में होने वाला काम कैसे होता है। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज
करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। अब पुलिस थाने में जो हुआ तो ये आपको इसमें कुछ क्रियाकलाप करने का कहा जा रहा है, आप इसको कीजिएगा। राजस्व विभाग का काम, तो ये पुलिस थाने का काम था। कार्य क्षेत्र कैसे है, कैसे वहाँ पे जाता है, कमज़ोर व्यक्ति जाते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। हाँ, लेकिन जब कुछ सबूत सामने आते हैं तो रिपोर्ट लिखी जाती है। कैसे आप दूसरे थाना क्षेत्र में जाकर रिपोर्ट नहीं लिख सकते। जिस थाना क्षेत्र में आप हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वो क्षेत्र होता है जिस थाना में क्षेत्र में आप रहते हैं, उसी में आपको रिपोर्ट लिखी जाएगी, उसके बारे में बात की गई है। इसी तरीके से राजस्व विभाग का काम कैसे होता है उसके बारे में बात की जा रही है, यानी जो पटवारी वगैरह होते हैं उनके, लेखपाल वगैरह। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे आप पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं तो कानून को कहते हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसका पता चल जाता कि मेल किसका कर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में होने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वो अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। तो एक तरीके से ये खसरा है, इसमें नाम है, नंबर है, इसको आप देखिए और नीचे प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करिए। ये नीचे और भी है गाँव हमारा पूरा पटवारी रिकॉर्ड का, तो इसको भी देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपका क्षेत्र के पटवारी कितने गांव के लिए ज़मीन की अभिलेख रखता है। गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वो आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वे किस लिए ज़रूरी हैं। तो ये कुछ सवाल दिए गए हैं और आपको देखना है। पहला, एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है तब। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे एवं बेटियों में बांटना चाहता है, तब उसको खसरा नंबर या ज़मीन रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। अब एक नया कानून है हिंदू अधिनियम धारा 2005। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में
खेतों के काम में एक मददगार भर मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होता है। अब एक बिटिया की चाय में एक कविता लिखी गई है, इसको आप पढ़िए। विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या। बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। तो एक कविता है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा हुआ। बाकी कानून की बात की जा रही है। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बांटने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। अन्य सार्वजनिक सेवाएं के बारे में एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्या आती है। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक मंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। तो इस तरीके से ये एक आपको चार्ट दिया गया है और अध्याय ख़त्म होता है। यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, पुलिस के क्या काम होते हैं और अनेक सवाल हैं जिनके आप उत्तर देने की कोशिश करिएगा। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। थोड़ा बाहर कुत्तों की आवाज़ ज़्यादा है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको अध्याय में डिस्टर्बेंस हुआ हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो हम अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे और आप लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।